गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखा ही होगा और हम लोग चूंकि वेव ऑप्टिक्स को अब तक कंप्लीट कर चुके थे और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो आपको सीबीएसई के जो न्यू अपडेटेड रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है, बट स्टिल हम लोग उसको कवर करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले थोड़ा इससे रिलेटेड एक कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो ये फोटोन क्या है, इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको पहले भी समझते हैं। तो बेसिकली फोटोन का जो आइडिया है, दैट फोटॉन्स थ्योरी दैट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैक्स प्लांक। और उन्होंने बताया दैट अ पैकेट और अ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। तो उन्होंने लाइट को कहा कि लाइट कम्स एंड ट्रेवल्स इन द टर्म्स ऑफ अ फोटोन। वो एक पार्टिकल फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। सो बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से रिलेटेड इवेंट है। ओके, सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज हियर इज एच न्यू। यहाँ पर जो ये v आपको दिख रहा है, दैट इज नॉट अ v, इट इज हियर इज न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. So if we replace the nu with the velocity of light and the wavelength, so we can write the energy E equals to hc by lambda, where lambda is the wavelength of incident light. Now, so where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation or photon, c is the speed of light and lambda is the wavelength. So the Planck constant is nothing but just a constant angular momentum which relates the particle nature and wave nature of light. So we will discuss later on that note. So the properties of photons are that a photon travels at a speed of light c in vacuum, that is 3 into 10 power minus 8 meter per second. It has zero rest mass. Basically, the rest mass of photon is zero, which means photon cannot exist at the rest position. Okay. Third one is the kinetic mass of photon is m equals to e by c square, that is equal to h upon c lambda. So यहाँ पर अगर आप एक चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, that energy E equals to mc square is if equate with the hc by lambda. So here ca can be cancelled by c. We get mc equals to h by lambda, where mc means mass into velocity, which becomes some type of momentum p equals to h by lambda. अब आप अगर इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखें तो आप देखें कि यहाँ मोमेंटम है और यहाँ वेवलेंथ है। तो मोमेंटम किसी ना किसी मूविंग पार्टिकल का ही हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि मोमेंटम किसी वेव का हो जाए। सो मोमेंटम इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ moving particle, while on the other hand wavelength can be associated with any type of wave. तो बेसिकली यहाँ पर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का आपस में को एग्जिस्टेंस दिख रहा है। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट h है, प्लांक कांस्टेंट h है, इसको हम एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जो कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। अच्छा, ये एंगुलर मोमेंटम क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम h इक्वल्स टू p टाइम्स लैम्डा लिखें और इसका फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल वही निकल के आएगा जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं दैट प्लांक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीजें यहां पर आपको समझना जरूरी है। Okay, so the momentum of a photon is p equals to e by c, that is h by lambda. So photons travels in a straight line. Energy of a photon depends upon frequency of the photon. So the energy of photon does not change when photon travels from one medium to another medium. Next property is that the wavelength of the photon changes in different media. So velocity of photon is different in different media, but not the frequency. ये भी ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ बदल जाती है फोटोन की, velocity बदल जाती है, but frequency remains same when it changes the medium. Photons are electrically neutral.
photons may show diffraction under given condition, and the photons are not deviated by magnetic and electric field. So these are some properties of photons which we have to understand before starting the photoelectric effect. Now, it is quite interesting that photoelectric effect इसके नाम में ही है ना. फोटो मीन्स सम टाइप ऑफ लाइट, और बेसिकली अगर हम फोटॉन्स पढ़ चुके हैं, सो फोटॉन्स इलेक्ट्रिक, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक, एंड इफेक्ट इज इफेक्ट. सो फोटॉन्स की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हमें बेसिकली यहाँ स्टडी करनी है. और इसका जनरल आइडिया आप पिछली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत ले चुके होंगे. आई होप आप लोग 10th में भी जब आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें सोलर एनर्जी वगैरह जब पढ़ी होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टर्म आपने वहां भी डिस्कस किया होगा. Now, so the phenomena of emission of photoelectrons from mainly metal surfaces exposed to light energies like X-ray, gamma ray, UV, visible or even infrared also, of suitable frequency is known as photoelectric effect. It was seen that when a suitable energy is incident on any metal plate, a suitable energy or a frequency of photons incident on a metal plate, then the emission of electron takes place. Emission of electron from this plate takes place. So that emission is called basically photoelectric emission. The electrons which are emitting from the metal plate are called photoelectrons. The current which is caused due to these electrons is called photocurrent, and this whole effect, this whole phenomena is termed as photoelectric effect. So this is how a photoelectric effect can be performed. So the electron emitted by this effect are called photoelectrons and other things. So note, non-metal also shows photoelectric effect sometimes, that the liquid and gases also shows this effect, but to limited extent. So suppose there is a metal, UV light is coming to it and the electrons is emitted. So these are photoelectrons. Similarly, if there is metals other than alkali metals, then visible light is suitable for them. So there will be no photoelectrons will be emitted on there. But if the alkali metals we are using and we use proper light, visible radiation, then we see that photoelectrons are emitted. So this is the photoelectric effect. Now we have to understand that experimental setup of photoelectric effect in order to understand the different aspects and the parameters related to photoelectric effect. So suppose we have this kind of tube in which W is a window and C is a metal plate, A is A plate, basically C is a cathode plate, okay, A is an anode plate, and it is connected with some kind of battery and emitter and voltmeter system. So C is metallic cathode, A is metallic anode, and W is quartz window. So when we allowed to fall the radiation, then photoelectrons emitted from the surface. So this phenomena is called photoelectric effect, where these purple dots, purple rings are represented the electrons. So glass transmit only visible and infrared light, but not UV light. So quartz transmits ultraviolet light. When light of suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode, and hence photoelectric current is constituted. So there are some rules in photoelectric emission. That is, it was seen that if there is a suitable wavelength, it is seen over here that if we use a suitable wavelength, then there will be a no time dilation between the incident of photon and the emission of photoelectron. अगर आपके पास suitable wavelength, suitable frequency का energy है according to your metal plate, okay, तो फोटोन के मेटल प्लेट पर आने में और या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई भी टाइम डिलेशन नहीं होता. देयर विल बी नो टाइम डिलेशन. ऑफ कोर्स कुछ माइक्रो सेकेंड्स का डिलेशन होगा, बट दैट डिलेशन कैन नॉट बी bother to us, okay, so that why we tends to that time negligibly to zero. So that concern is that's why this phrase is to being written in the books and other things, that there will be no time dilation between the incident of photon and the emission of photoelectron. So
अब इसमें है क्या, दैट देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन परफॉर्म्ड बाय यूजिंग सेम टाइप ऑफ सेटअप। कभी कभी हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग मेटल प्लेट्स को यूज किया, हमने अलग अलग डिफरेंट मेटल प्लेट्स को यूज किया, डिफरेंट मेटल प्लेट्स को यूज करके सेम एनर्जी यूज करी, या मेटल प्लेट को कांस्टेंट रखा बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी यूज करी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट हमने यूज करी, और उसके बेस पे अलग अलग रिजल्ट्स हम लोगों को मिले। सो दैट डिस्कशन, दैट रिजल्ट्स डिस्कशन इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर, कि वो रिजल्ट्स क्या क्या थे और किन किन चीजों पे हमारी निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फोटो करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट चीज हम लोग को इंटेंसिटी पढ़नी है। अब ध्यान रखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है संख्या से, इंटेंसिटी का मतलब होता है संख्या से। चलिए, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक मेटल प्लेट है, ओके, और इसमें आपने टोटल 5000 फोटॉन्स डाले, आपने 5000 फोटॉन्स इस मेटल प्लेट पर इंसिडेंट कराए, और अगर ये फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में सफिशिएंट है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इनफ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, टोटल 5000, टोटल 5000 इलेक्ट्रॉन्स ही इस प्लेट से निकलेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में, एज यू नो दैट द करंट is known as charge with respect to time, and if n is the number of electrons, sorry, so Ne by T, so here the 5000 times E by T। तो कहने का अर्थ यह है कि इंटेंसिटी का मतलब संख्या से है। आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी डालेंगे मेटल प्लेट पर, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकेंगे, उतनी ही ज्यादा फोटो करंट की वैल्यू आपको मिल सकेगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक फिजिकल आइडिया, दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिटी। तो अब इस चीज को एक बार हम ग्राफिकल मेथड से देख लें। Just a minute. Okay, so suppose there is an intensity L and it is photo current I। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप डालेंगे उतनी ही ज्यादा फोटो करंट आपको मिलेगी, इट इज फॉर श्योर। So for a fixed frequency, the photoelectric current increases linearly with increase in intensity of the incident light। चलिए, now the effect of potential on photoelectric current। अब जो प्लेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए, ऑफ कोर्स अगर आपने एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है और आप पोटेंशियल प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल लगातार बढ़ाते जाएंगे, सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एक्सेलरेटेड। तो जो फोटो करंट की वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज करेगी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बजाय रैपिडली इंक्रीज करेगी। सो दिस इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल ऑब्टेन। नाउ अब यहां पर ये ग्राफ यही बता रहा है, अगर मान लीजिए इंटेंसिटी L1 है जो कि L2 से छोटी है, जो कि L2 से छोटी है, तो जो पीक वैल्यू होगी फोटो करंट की, जो फोटो करंट की पीक वैल्यू होगी वो सॉरी L1 अगर छोटा है, यस, तो जो पीक करंट की वैल्यू होगी वो सेकेंड इंटेंसिटी यानी L2 के लिए ज्यादा होगी, L2 के लिए ज्यादा होगी और L1 के लिए कम होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है L1 ने 5000 फोटॉन्स इंसिडेंट कराए हो और L2 ने 10,000 इंसिडेंट कराए हो, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इंटेंसिटी का होता है। So for a fixed frequency and intensity of the incident light, the photoelectric current increases with increase in positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach at the plate A, current becomes maximum and is known as saturated current or saturation current. Now Vs is also the point of interest.
V is known as stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इस चीज को समझ लीजिए भाई। मेटल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब फोटोन किसी मेटल प्लेट पर टकराता है, इंसिडेंट होता है, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब ऐसे में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो मेटल सरफेस की अपर लेयर से आ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इनसाइड लेयर से आ रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के काफी अंदर के एरिया से निकल के आते हैं, अंदरूनी लेयर से निकल के आते हैं, उनको मेटल्स में एटम्स के इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो उनकी एनर्जी का एक काफी बड़ा पार्ट उस अट्रैक्शन फोर्स को टर्न अप करने में ही, उसी को टेक ओवर करने में खत्म हो जाता है, जिस वजह से जब वो प्लेट से बाहर निकलते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होती है। तो ऐसे में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या जो फोटो करंट है, उस फोटो करंट की वैल्यू ना तो सडनली सैचुरेट होती है, ना ही सडनली डिक्रीज होती है ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग है। तो प्लेट पोटेंशियल का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट जीरो हो, ओके, आप एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिवली इंक्रीज करते जाए और एक ऐसा पोटेंशियल पाएं जहां पर फोटो करंट की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो। उस प्लेट पोटेंशियल एनोड के उस पोटेंशियल को, उस वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs कहते हैं। Okay, so if the maximum kinetic energy of photoelectron is half m Vmax square, then the electric potential energy required to make photocurrent stop is EVS. ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका न्यूमेरिकल्स में आप लोग यूज करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे फोटो करंट की वैल्यू जीरो। So this shows that even the absence of accelerating potential, a few electrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy. यही मैंने अभी आपको बताया अभी कि चूंकि काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती हैं, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम, तो एग्जैक्ट जीरो प्लेट पोटेंशियल पर भी फोटो करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर भी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। दैट्स व्हाई द करंट इज नॉट जीरो। Okay. Now, third part is that effect of frequency of incident light on photoelectric current. ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी से, ध्यान रखिए। फ्रीक्वेंसी न्यू, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। अब एनर्जी मतलब इंटेंसिटी यहां पर उसका कोई रिलेशन यहां नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी को अभी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इंटेंसिटी यानी संख्या को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो मान लीजिए 5000 फोटॉन्स ही हमने डाले, लेकिन डाले एक न्यू1 एनर्जी के और एक डाले न्यू2 एनर्जी के। तो जाहिर है न्यू1 से मिलकर बनने वाली जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो कुछ और होगी, और न्यू2 से मिलकर बनने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो कुछ और होगी। अगर न्यू1 की वैल्यू ज्यादा है, अगर न्यू1 की वैल्यू ज्यादा है तो ये हाफ एम वी वन स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होगी। तो जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जब इंटेंसिटी सेम हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तब सैचुरेशन करंट की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये चीज अभी हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे। So for a fixed intensity of incident light, the photoelectric current does not depend on the frequency of the incident light, because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on the energy of the photons. So this is how we get. तो अब आप देखिए, फ्रीक्वेंसी न्यू1 जिसकी वैल्यू कम है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम है, फ्रीक्वेंसी न्यू2 जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा है। लेकिन सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट है फोटो करंट, उसकी वैल्यू दोनों के लिए ही सेम है। क्यों? क्योंकि हमने इंटेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं किया।
दोनों ही फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम इंटेंसिटीज यूज करी है। चलिए ओके, so for a fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode. However, the saturation current is same for different frequencies of the incident lights. When potential is decreased and take below zero, photoelectric current decreases to be zero, but the different stopping potential for different frequencies. So this is all about the different parameters and how the photocurrent, how the stopping potential being changed by changing in intensities and frequencies. Now, what is the threshold frequency? This is also a very important fact. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही किसी भी मेटल प्लेट में रेडिएशन जब आता है, फोटॉन्स जब टकराते हैं, हर एक मेटल का अपना एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं वर्क डन। वर्क डन को किसी बुक में 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्क डन की वैल्यू होती है 5 = h nu naught, where nu naught is threshold frequency, which means the minimum amount of energy, the minimum amount of frequency which is required for the emission of photoelectrons is called threshold frequency. हर एक मेटल प्लेट का अपना एक थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए। सो इफ न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इमिशन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है, वो तभी पॉसिबल होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को यहां हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। So suppose Vs is the stopping potential, V naught is the threshold frequency, and nu is the incident frequency. So the graph between stopping potential and frequency does not pass through the origin. It shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency below which photoelectric emission is not possible. यानी अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करना है तो इंसिडेंट एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी ही चाहिए। एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो हर मटेरियल प्लेट के लिए, हर मेटल प्लेट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग ही होती है। Now, so after these all different experiments, हमने इंटेंसिटीज बदल के देखा, मेटल प्लेट्स बदल के देखा, फ्रीक्वेंसीज बदल के देखी, और उसके बाद हमने कुछ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को ड्राइव किया। उन लॉज को थोड़ा समराइज तरीके से समझने की बारी है। दैट इज द फर्स्ट लॉ, that for a given substance there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. However, the intensity of incident light may be different. यानी सभी सब्सटेंस या मेटल प्लेट्स के लिए एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर आप इंसिडेंट डालेंगे, उस पे मेटल प्लेट पे डालेंगे, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। सेकेंड लॉ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितने ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन वो तभी निकलेंगे जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। थर्ड लॉ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज अबव टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी
चूंकि अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा ही होगी. So these are the some laws related to photoelectric emission. You can take the screenshot of the whole screen, so it is easy to make the notes. Now, इसके बाद आती है आइंस्टीन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, which is very useful in order to solve different physical problems. तो वो बड़ा इजी है. Now, अब इसको इस तरह समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको थोड़ा इजी तरीके से हम लोग समझते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, इसको इस तरह समझिए. मान लीजिए कोई आपकी मेटल प्लेट है जिस पर फोटॉन्स आ रहे हैं. मेटल प्लेट की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है न्यू नॉट. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू है, और अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ग्रेटर है तो जाहिर है जो इंसिडेंट एनर्जी है E वो आपके वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगा. इट मींस एच न्यू में एच न्यू नॉट पार्ट तो यूज हो जाएगा वर्क फंक्शन को टेक ओवर करने में, यानी एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वही पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, Vmax. और इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी EVS. सो दिस इज द होल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन. ठीक है. अगर इस इक्वेशन को आपको ठीक से इसकी जानकारी है, इसमें आप अगर मैनिपुलेशन करना जानते हैं, so it will be more easy to you to understand the different physical problems related to photoelectric effect. तो वही है, अगर phi h nu नॉट है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर है, मेटल प्लेट है, फोटोन h nu आया, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया वर्क फंक्शन h nu नॉट को खर्च करके, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv मैक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट. तो इस तरह ये आइंस्टीन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव होती है. Now the verification of law of photoelectric emission based on Einstein's photoelectric equation. This is quite not in your syllabus. So moving on to the application part of photoelectric effect. ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 15 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के यूज लिखे हैं, जैसे ऑटोमेटिक फायर अलार्म हो गया, ऑटोमेटिक फायर बर्गलर अलार्म हो गया, स्कैनर इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म, पेपर इंडस्ट्री, located flaws in the finished goods, astronomy, determination of opacity of the solids and liquids. So these are the different applications of photoelectric effect, and more importantly that photoelectric effect is the first effect which concretely established the possibility of particle nature of light. Okay, so that's why this topic is also very important for your CBSE curriculum. Now we are moving to the dual nature of radiation and matter. So once it was established that light has sometimes the wave nature and sometimes the particle nature, then de Broglie gave his idea that definitely there will be a dual nature of radiation and there will be a relation between the radiation and the matter. So he proposed the idea that there is always a wave associated with each moving particle. So that is called dual nature of radiation, that when every moving particle, or we can say there is always a wave associated with each moving particle, that wave is called matter wave. So Louis de Broglie suggested that the particles like electrons, photons, neutrons, etc. have also dual nature, that is they also can have particles and as well as wave nature. So there is no experiment that time. Matter exists both as a particle and as a wave. But later on, Davison and Germer performed an experiment in which they concretely established that yes, there is a
रिलेशन बिटवीन मैटर वेव एंड द मैटर, कि हर मूविंग पार्टिकल के संग एक वेव एसोसिएटेड होती है. सो दे कंक्रीटली एस्टैब्लिश दैट लॉ which is proposed by de Broglie. So his suggestion was based on the natures. So the nature of symmetry. The universe is made of particles and radiation, and both entities must be symmetrical. So de Broglie wave is that suppose there is a particle which is moving, have wavelength lambda. So according to de Broglie, the wave associated with the moving material particle is called de Broglie wave or matter wave. Expression can be drawn by taking a simple idea. That is, if E equals to h nu, which is hc by lambda, and E equal to mc square. ये मैं अभी इसी वीडियो में, मैं जब शुरुआत में इस वीडियो लेक्चर को मैं आपके लिए पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको यही सेम रिलेशन एक बार ड्रॉ करके भी बताया था. लैम्डा इक्वल्स टू h by mc, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h by p. तो अब यहाँ पर p जो है वो मोमेंटम है एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ. एंड सिंस momentum can be possible only for particles and lambda is that is wavelength is possible only for wave, and still they are correlated. So that's why we can conclude that matter wave and matters both are correlated to each other. So this expression is called de Broglie wavelength. Now इस इक्वेशन में हम थोड़े से और भी चेंजेस कर सकते हैं. चलिए वो चेंजेस आपको मैं एक बार बता दूं कि क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा और समझने के लिए. जस्ट अ मिनट. नाउ देखिए, ये तो आपको क्लियर होगा कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv होता है अकॉर्डिंग टू de Broglie, एंड इट्स दिस इज द इक्वेशन फॉर de Broglie वेवलेंथ एंड de Broglie मैटर वेव भी इसको कह सकते हैं. तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, where p is the momentum, m into v is momentum. Now you know that the kinetic energy, या अगर कोई पार्टिकल मूविंग है, so उसकी जो kinetic energy है वही उसकी टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर. आप m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बिकम 2me टाइम्स m square v square, which is p square equals to 2me, which is p equals to root 2me. तो इसी रिलेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2me. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इसी टाइप के कई जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी और उनका मास यूज करके आप उनसे एसोसिएटेड वेव कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन एनर्जी देने के तरीके कई हो सकते हैं. हो सकता है आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दी हो, तो जो E की वैल्यू होगी वो EV होगी. अगर आपने थर्मल एमिशन के थ्रू दिया है तो E की वैल्यू 3/2 kT होगी, है ना. तो उस सिचुएशन में यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2mev में. और टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी के केस में यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट, अगर आप 3/2 kT यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3m kT, where k is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. तो ये फॉर्मूला अभी भी de Broglie वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी de Broglie वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट द फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर डिफरेंट. तो इस चीज को भी ध्यान में रखकर आपको फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी. नाउ वी आर मूविंग टू द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल था वो बड़ा सिंपल था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिकल नेचर से, देखिए आपको याद होगा डिफ्रैक्शन इक्वेशन है ना, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं या डिफ्रैक्शन इक्वेशन भी कहते हैं, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2mev. तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम के लिए इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया. हमें अच्छे से पता है कि ये जो फॉर्मूला है ब्रैग्स इक्वेशन का, ये डिफ्रैक्शन से आता है, जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है. ये de Broglie फॉर्मूला है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है.
दोनों ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होने वाली वेवलेंथ इक्वल अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, या जो मैटर वेव है और जो मैटर है वो आपस में को एग्जिस्ट होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह का था कि एक फिलामेंट था, उसको इलेक्ट्रॉन गन के साथ अटैच किया था ग्रिड्स यूज करके। तो इस ग्रिड से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम एक निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराएं। निकल क्रिस्टल पर जब हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुई तो निकल क्रिस्टल का जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, जिसे हम लोग ग्रिड स्पेसिंग भी कह सकते हैं या स्लिट स्पेसिंग कह सकते हैं, उसका ऑर्डर वही था जो इलेक्ट्रॉन गन से निकली हुई इलेक्ट्रॉन बीम का, यानी परफेक्ट सिचुएशन फॉर डिफ्रैक्शन। सो दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन लेटर ऑन ऑब्जर्व ऑन अ डिफ्रैक्टोमीटर, जो एक सर्कुलर स्केल डिटेक्टर था, उसमें हम इसको ऑब्जर्व करते थे। तो इस तरह डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उनने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग पोटेंशियल पे किया। तो जो बेस्ट जिसे कहते हैं एक हाईली प्रिसाइज्ड जो बम्प क्रिएट हुआ था, दैट वाज टर्न इनटू दैट टाइम so that bump was created at the 54 volt. Yes, so for 54 volt and theta equal to 65 degree, the maximum जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वो डिफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमम का हमको मिला। चूंकि निकल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रम होती है, तो ये सारी वैल्यूज हमने अपने उसी फॉर्मूले में, ब्रैग्स इक्वेशन के फॉर्मूले में और वेवलेंथ के फॉर्मूले में जो हमको डी ब्रोगली से मिली, उसमें दोनों में हम लोगों ने इस चीज को रखा। तो जो मैक्सिमम बम्प था वो हमको 54 वोल्ट मिला ऑन दिस। Here it is. This. So it is at 54 volt. So theta equals to 95 degree. D is 0.91 angstrom. So it's 65 degree. And V equals to 54 volt. So 2D sin theta equals to n lambda. N की वैल्यू यहां हमारी 1 थी, and lambda equals to h upon under root 2m ev. V की वैल्यू 54 वोल्ट, E is electronic charge that is 1.6 into 10 power minus 19, m is mass of electron that is 9.1 into 10 power minus 31 kg। ये सारी वैल्यूज हमने यूज करी और हमको जो वेवलेंथ की इक्वेशन मिली, जो वेवलेंथ की वैल्यू मिली, दैट विल सेम। तो दोनों ही फॉर्मूले से निकलने वाली वेवलेंथ हमको सेम थी, दैट इज 1.65 एंगस्ट्रम। और इसी वजह से हम लोगों ने इस चीज को कंक्लूड किया कि दैट इट मींस दैट पार्टिकल एंड वेव बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस साल बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, बट स्टिल you are the students of class 12, so I hope that it would be better to understand the idea of Davison and German experiment. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। I hope this is complete video is sufficient for your photoelectric effect and matter chapter. So next lecture video में हम लोग atoms and nuclei को start करेंगे, and after completion of our theoretical part of our syllabus, हम एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल सेशन को भी ऑनलाइन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू लर्नर्स।